एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। ये दूसरी वीडियो है क्योंकि पहली वीडियो छोटी इसलिए थी और ये वाली वीडियो छोटी इसलिए क्योंकि कंबाइन वीडियो नहीं डाल सकता था। प्रॉब्लम हो सकती थी अटकने वाली, प्रोसेसिंग वाली, इसलिए यार मैंने ऐसा करके डाल दिया। देखते हैं प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, देखने में तो नहीं लग रहा है, इसलिए दूसरी वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 229 यानी 229। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, ड्यूक लॉन्ग ने तो भाई सेक्रीफाइस कर दिया था फेट के लिए और बड़ी खतरनाक स्टोरी चली थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। पिच ब्लैक स्पेस में एकदम घिरा हुआ एक एंडलेस रिवर यहाँ दिख रहा था। और ये रिवर बिना रुके बहुत तेज एकदम बह जा रहा था। उसका स्टार्ट ना दिख रहा था, ना तो कोई इसका एंड दिख रहा था। स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ रिवर ऑफ टाइम में देखते हैं। रिवर ऑफ टाइम का पानी हल्का सफेद था, बिल्कुल कलरलेस। फिर भी हर वक्त बहुत सारे रिपल्स टकरा रही थी और एक सुंदर कलर्स बना रही थी। हर रिपल एक कहानी थी और हर कहानी पास्ट में हुआ एक इवेंट था। बहुत सी पानी की बूंदें उछलकर एकदम टकरा रही थी। पूरा रिवर ऑफ टाइम फायरवर्क के रिवर जैसा चमक रहा था, ब्राइट और दार्जिलिंग लाइट के साथ। एक छोटा सा गोवम अपीयर हुआ। उसके ऊपर एमलर्ड ग्रीन लाइट थी। वो सीधा रिवर ऑफ टाइम के पानी में घुस गया। गूवम, उसका हेड और स्टमक ब्राउन येलो था। सरफेस पर ट्री बार्क जैसे सर्कुलर मार्क्स थे और ये उसकी लंबी जिंदगी और डिग्निटी का एक साइन लग रहे थे। और उसके ना ब्लैक विंग्स टाइप के थे, ब्लैक नहीं मतलब एक तरीके से उसके ना बैक पर विंग्स थे और वो जो लग रहा था लेकिन शाइन आ रही थी, असल में वो थे ट्रांसलूसेंट। ऐसे विंग्स थे और बिल्कुल दो ओवरलैपिंग ट्रीज लीव्स जैसे दिखते थे ना, ऐसे टाइप के। इतने बड़े रिवर ऑफ टाइम में ये गोवम बिल्कुल नोटिस के लायक नहीं था, आंट से भी छोटा था। पानी में घुसते ही उसने स्ट्रॉन्ग विल दिखाई और फ्लो के उल्टा चल पड़ा। अब स्ट्रीम मूव कर रहा था। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यानी जो फेंगयुआन था शायद रिवर ऑफ टाइम में कामयाब हो गया जाने को। यानी हमें तो ऐसा लगा फेंगयुआन मर गया है, उसकी जो सोल है डिसिपेट हो चुकी है, लेकिन असल में शायद देखो मर तो गया था यार, मर गया था फेंगियम, उसकी सोल भी खत्म हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे यहाँ पे पहुंच चुका है। बस उसने यार कैसे भी करके स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को एक्टिवेट कर दिया और रिवर ऑफ टाइम के अंदर है, यानी टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है और फेंगियन दोबारा से जिंदा होने वाला है, डीमन वापस आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ट्रेजर येलो हेवन के अंदर। वहाँ काफी शोर मचा हुआ था। गु इमॉर्टल आपस में बातें कर रहे थे। इस हंगाने मतलब जो हंगामा था उसकी वजह थी 3 रिफ्स बोन और एक बैटल का वीडियो। अनबिलीवेबल, ये डीमन फेंगुइन इतनी बड़ी मतलब बैटल स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका है। इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है। ये ऑलरेडी इस जनरेशन का डेमोनिक पाथ ओवरलॉर्ड बन चुका है। फेंगयुआन अदरवर्ल्डी डीमन है। उसने स्प्रिंग ऑटम सिगार्ड से रिबर्थ लिया है। कल्टीवेशन में उसे नेचुरली बड़ा एडवांटेज तो मिलता ही है। तभी तीसरा बंदा कहता है, मुझे मुझे पहचान तो आ रही है। ये हेवेली कोड की गु इमॉर्टल थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क है। कौन सोच सकता था कि फेंगयुआन उसे सप्रेस कर देगा। एक और बंदा कहता है, थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क जिंगलान कह रहे हो क्या? जिंगलान है ना, ये तो ओल्ड सीनियर है ना, अभी तक जिंदा है क्या ये? एक और बंदा कहता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हेवेली कोड को नंबर 1 ह्यूमन फोर्स माना जाता है। ये लोग हमेशा फेंगयुआन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रैंक 8 को इमॉर्टल भी भेजी है और देखो इसका क्या हाल हुआ। फेंगयुआन इसकी क्या बुरी हालत कर दी, इसको कितनी बुरी तरीके से हरा दिया। सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ हेवेली कोड के अंदर। चेनी चेहरा बहुत बुरा हो गया था। फेरिजीवी गुस्से से एकदम पूरा शरीर कांप रहा था। फेरिजीवी एकदम दांत पीस कर कहती है, फेंगयुआन ये बंदा बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा भाई, फेंगयुआन रिवर मतलब रिवर ऑफ टाइम से वापस आ चुका है और अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में तो वहां से तो निकल गया, दूसरी टाइमलाइन बन गई है, जो भी बन गया ये यहाँ पे पहुंच चुका है। टाइम पास्ट हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेजर येलो हेवन वाला सीन चल रहा है। याद होगा तुम्हें वो वाला सीन है जिंगलान वाला। कौन सा एपिसोड था यार, कोई एपिसोड जिंगलान वाला, जब मैंने थंबनेल देखा होगा तुमने, जिंगलान फेंगयुआन और उसके रिप्स बोन वाला थंबनेल तुम्हें याद है ना, वहां पे पहुंच चुके हैं हम। आगे देखते हैं ट्रेजर हेवन का वीडियो। सिर्फ वही सीन दिखाता था जहां फेंगयुआन ने काउंटर अटैक करे, जिंगलान को बुरी तरीके से, बहुत कुत्ते की तरीके से मारा था। चेनी तो भाई अजीब से लुक के साथ कहता है, लेडी जीवी क्या ये बात है थंडर घोस्ट ट्रुमोनार्क को बताएं कि मतलब उसने आपकी जो रिप्स बोन है उसे तो मतलब लगा दिया है सेल पे और ऊपर से आपकी वीडियो भी वायरल कर दी है। थंडर घोस्ट ट्रुमोनार्क जिंगलान हेवेली कोर्ट की सबसे नई अवेकेंड एक्सपर्ट थी, यानी जो हाल ही में जागी थी। जिंगलान फेंगयुआन का पीछा कर रही थी, बस एक पल की लापरवाही हुई और फेंगयुआन ने काउंटर अटैक कर दिया था। फेंगयुआन मैड ड्रैगन और डायरेक्शनल कंफ्यूजन फॉग यूज करके उसे डिले किया, फिर रीजनल वॉल के अंदर घुस गया। जिंगलान दोबारा चेस करने लग गई, तब तक फेंगयुआन बहुत दूर निकल चुका था। फेरी जीवी फेंगयुआन की एग्जैक्ट लोकेशन डिड्यूस ही नहीं कर पाई। जिंगलान रीजनल वॉल के अंदर एकदम रास्ता भटक गई। जिंगलान गुस्से में एकदम वॉइस ट्रांसमिट करी और कहा, जीवी वो डीमन फेंगयुआन कहाँ पे है मुझे बता। जो इजी प्रे लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था बहुत शिकार बहुत इजी है फेंगयुआन, उसी ने जिंगलान को इतनी बुरी हालत में डाल दिया था। सीरियस इंजरीज हो चुकी थी। यहाँ पे प्राउड जिंगलान ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। वो बस दांत एकदम
कस के रह गई। शेम मिटाने के लिए फेंग युआन को मारना चाहती थी। फेरी ज़ीवी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से एकदम सच बताया। जिंगलान गुस्से में बोली, क्या तुम भी उसे खो बैठी हो? तुम्हें भी नहीं पता वो कहाँ पे है? फेरी ज़ीवी शांत तरीके से आगे कहती है, थोड़ा काम होते हुए कहती है, फेंग युआन का विज़डम पाथ अब पहले जैसा नहीं रहा है, पर अब वो लांगिया ब्लेसलैंड ज़रूर जाएगा। वहाँ हमें पहले से ही अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। अरेंजमेंट्स वहाँ एक्टिवेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लांगिया ब्लेसलैंड ज़रूर जाएगा। फेरी ज़ीवी ने आगे बताया, इस बैटल में हम उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इमॉर्टल एसेंस हमने वेस्ट कर दिया है। उसके कई ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज़ हो चुके हैं। उस जैसे गो इमॉर्टल को एक ही बैटल में ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है ना। जिंगलान वहीं पे एकदम खड़ी चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली, उसका गुस्सा धीरे-धीरे शांत हो गया। जिंगलान ने कहा, मैं उसे मैंने उसे बहुत ज़्यादा कम समझा। मैं गलत हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कम समझ लिया उसे। ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो हेवेंस विल और शैडो सेट के चूज़ किए गए होने लायक है। यानी हेवेंस विल ने उसे टारगेट करा, शैडो सेक्टर ने उसे चूज़ करा था और टारगेट भी करा था हेवेंस विल ने और साथ में हेवेंस विल ने भी उसे चूज़ करा था क्योंकि पहले हेवेंस विल का प्यादा था फेंग युआन। इसलिए तो ये बात कर रही थी कि ये तो उसके लायक है। अगली बार मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं केयरलेस नहीं होंगी। फेरी ज़ीवी ने धीरे से बोला, फेंग युआन से भी ज़्यादा ट्रबलसम एक और बात है। उसने ट्रेज़र इन हेवन वाली बात बताई। जिंगलान का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वो कहते, क्या? इस बंदे ने मेरी रिब्स बोन को बेचने की हिम्मत कर दी? ये तो हद है। जिंगलान तुरंत ही ट्रेज़र वाले हेवन से कॉन्टैक्ट हुई। उसने अपनी रिब्स बोन सेल पर लगी हुई देखी थी। उसका गुस्सा एकदम भाई आसमान तक पहुँच गया था, आँखें लाल हो गई थी। जिंगलांग जब उसे प्रोटेक्शन में देखा कि फेंग युआन उसे मार रहा है, सॉरी प्रोडक्शन गलत बोल दिया मैंने। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स वो जो वीडियो में देखा कि भाई फेंग युआन ने उसे कुत्ते की तरह मारा। वो इसने ना मीडिया जैसा काम करा है, मतलब वही सीन दिखाया है जहाँ पे अजीब ही सीन चल रहा है। मतलब एक तरीके से अलग ही वीडियो में दिख रहा है कि भाई जिंगलान जब मार रही है वो तो है ही नहीं पार्ट, वो तो कट कर दिया है। जब फेंग युआन मार रहा है वही पार्ट डाला है। वो तो भाई एकदम गुस्सा बढ़ गया था। वो कहती है, वो कमीना जब मेरे हाथ लगेगा ना मैं उसकी खाल उतार दूँगी और नसें खींच डालूँगी और उसकी हड्डियाँ पसलियाँ सब तोड़ दूँगी। अब फेंग युआन देखते हैं। फेंग युआन रिट्रीट कर रहा था, साथ ही ट्रेज़र इलेवन पर नज़र रखे हुए था। वो अंदर ही अंदर हँसा। रैंक 7 कल्टीवेशन के साथ रैंक 8 जिंगलान के अगेंस्ट ऐसा रिज़ल्ट निकालना एक ही बार में भाई शानदार वाली चीज़ थी। कुछ खतरनाक ही चीज़ हो गई थी, मज़ा आ गया था। 3 रिप्स बोन और वो वीडियो असल में फेंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ का ओपन डिस्प्ले था। फेंग युआन ने यहाँ पे कहा, बैटल तो जीत गया या हार, जो भी होती बैटल में, वैसे तो जीत गया था लेकिन अगर कुछ भी होती, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी होता है गेन और लॉस, हमारा गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। इस बैटल में भले मैं हारा हूँ, वो अपने आप को हारा हुआ बता रहा था लेकिन हम जानते हैं कि क्या कुत्ते वाली हालत करी है उसने। पर जो चीज़ें मिली हैं, वो मुझे वही चाहिए थी और वो चीज़ें उसे मिल चुकी थी। फेंग युआन उसने अपना अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल वापस लेने की कोशिश की, पर लू वाइयिन ने उसे रोक दिया। अब आगे देखते हैं। फेंग जीजे ने लांग ब्लेसलैंड इन्वेड किया, वहां से विजडम गु गुयू फेंगजेंग प्लस डांगुन माउंटेन ले गया था। फेंग युआन ने डांगुन माउंटेन ब्लास्ट कर दिया जिससे थंडर घोस्ट मोनार्क जाग गई और साथ ही चेनी का कर्मा डिवाइन ट्री एक्टिवेट हुआ और फेरी जीवी ने फेंग युआन की लोकेशन को डिड्यूस कर लिया था। थंडर घोस्ट मोनार्क ने फेंग युआन पे परफेक्ट एम्बुश किया लेकिन मल्टीपल फैक्टर की वजह से फेंग युआन एस्केप हो गया। आगे फेंग युआन सोचते हुए बताता है, हेविली कोटन ने लांगिया ब्लेसलैंड डिस्कवर कर लिया था, वो फिर से स्नीक अटैक तो ज़रूर करेंगे, अटैक तो ज़रूर करेंगे। ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे लूज़ नहीं कर सकता। आई मस्ट यूज़ एवरी फोर्स अगेंस्ट हेवनली कोर्ट। 4 रेसेस अलायंस का यूज़ होगा तो वो भी करेंगे। बैटल के बाद फेंग युआन की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी, इस वजह से 4 रेसेस अलायंस में उसकी बात और स्ट्रांग हो गई थी और वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल उसे रैंक 8 फाइट की होप मानने लग गए थे। ट्रेजर वाले हेवन में कुछ गो इमॉर्टल है, थंडर बुस्ट तो मनार के रिप्स बोन का प्राइस पूछा लेकिन फेंग युआन ने बेचने से ही मना कर दिया। फेंग युआन कहता है ये हेवनली कोड की प्रेस्टीज डैमेज करने का बेस्ट चांस है। मैं थोड़े प्रॉफिट के लिए चांस वेस्ट थोड़ी ना करूँगा। बायर्स में हेवनली कोड के लोग भी हो सकते हैं और हो सकता है थंडरबर्स्ट ट्रूमनार खुद भी हो। फेंग युआन हँसी में कहता है लेकिन अंदर से टेंशन भी आ गई थी उसे थोड़ी बहुत। लांगे ब्लेसलैंड अगर गिरा तो फेंग युआन को मैसिव लॉस होगा। लांगे सेक्ट उसके लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा था लेकिन हेवनली कोड को रोकना ईज़ी नहीं था। फेंग युआन कहता है अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। वापस जाकर लॉन्ग हेड ट्रू मीनिंग एब्ज़ॉर्ब करूँगा। अगर डिफेंस फेल भी हुआ तो लांगे सेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट निकालूँगा। फेंग युआन को सब रियलाइज़ हो चुका है, फेंग युआन को सब याद आ चुका है कि क्या-क्या हुआ था। उसकी सारी मेमोरीज़ उसके पास आ चुकी हैं। तो उसने जो सबसे शुरू में लाइन बोली थी ना कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फेंग जीजे ने लांग ब्लेसलैंड इन्वेड करा था, विज़डम को चुरा लिया था, गुयू फेंगज़ेन को भी उठा के ले गया था, डांगुन माउंटेन भी ले गया था। तो ये जो चीज़ हुई थी, ये तो पुरानी चीज़ थी, पास्ट की चीज़ थी। तो अभी जो प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर फेंग युआन चाहता है कि मतलब ये सब दोबारा ना हो।
यानी दोबारा से इन्वेज़न ना हो, दोबारा से वो लोग अंदर ना घुस जाएँ, दोबारा से सब चोरी ना हो जाए, दोबारा से गुयू फेंगज़िंग को उठा के ना ले जाएँ, ये लड़ाई-वड़ाई ना हो। तो उसके लिए वो जाएगा लांग ब्लेसलैंड और जो भी अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखे थे, वो सबको ट्रेस करके या तो हटा देगा या तो सबसे पहले जाके ट्रू मीनिंग को एब्ज़ॉर्ब करेगा, क्योंकि अभी उसके पास ट्रू मीनिंग नहीं है। अभी फेंग युआन अपना क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर नहीं है, अपना रिफाइनमेंट पाथ में। पहले उसे ट्रू मीनिंग निकालनी है, तब जाके कुछ होगा। तभी यहाँ पे फेंगयुआन शॉक हो गया। उसके क्लोन से मैसेज आया, माई क्लोन रिबॉर्न हो चुका है, मेरा क्लोन ना रिबॉर्न हो चुका है। स्प्रिंग ऑटम सिगारा फीचर क्लोन की विल को वापस ले आया था। मतलब हेवेली कोर्ट ने फेडगू कंप्लीटली रिपेयर कर दिया था। ओके, तो थोड़ा समय गलत था। फेंगयुआन के क्लोन को मेमोरीज मिल चुकी हैं। ओके, फेंगयुआन ने जल्दी अपने इमोशन को कंट्रोल में ले लिया। वो ऑलरेडी इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड था। हेवेली कोर्ट की स्ट्रेंथ उसे माउंटेन जैसी प्रेस कर रही थी, एकदम दबा रही थी। फिर भी फेंगयुआन के आईज में कोल्ड और मैड स्माइल आ गई। फेंगयुआन कहता है, इससे गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। फ़ियर उसके लिए वर्ड अब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। चाहे 10,000 बार फ़ेल हो जाए, मिलियन बार फ़ेल हो जाए या बिलियंस बार फ़ेल हो जाए, जब तक एक भी चांस बचा है, फेंगयुआन कभी भी गिव अप नहीं करेगा। और सब समझ आ चुका था, क्योंकि भाई फेंगयुआन का क्लोन और वो दोनों एक ही हैं और दोनों की मेमोरी सेम ही है। तो फेंगयुआन ने जो प्लान बनाया था कि ये करना पड़ेगा, चीज़ें ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, तो वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, फेंगयुआन के क्लोन ने फेंगयुआन को सारी मेमोरीज़ बता दी हैं। अब फेंगयुआन का मेन फ़ोकस यही है लांग या ब्लेसलैंड में जाना, ताकि वो चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो, जो हम पहले भी देख चुके हैं। विज़डम गू का मतलब दिक्कत दे देना, उस पे अटैक हो जाना और लांग या ब्लेसलैंड पे अटैक हो जाना, लॉन्ग हेयर इंसेक्टर का बदल जाना, जिससे वो लॉन्गेविटी हेवन के साथ मर्ज हो जाता है और फेंगयुआन को धोखा मिल जाता है, बिट्रेयल मिल जाता है, वो सब ना होना और साथ में चीज़ों का एडवांटेज लेना, ताकि जो पिछली बार ना कर पाया, वो इस बार कर सके। देखते हैं कि क्या करेगा इस बार फेंगयुआन, कैसे बचेगा, क्योंकि भाई हेवेली कोड को लांग या ब्लेसलैंड की लोकेशन पता है, वो अटैक करने वाले हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही फेंगयुआन लांग या ब्लेसलैंड जाए वो अटैक करें। अब देखते हैं। लांग या ब्लेसलैंड टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन के सामने वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल वेट कर रहे थे। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, ब्राइट लाइट निकली और ब्लैक हेड ब्लैंड स्पिट एकदम एक्साइटेड हो गया। वो कहते हैं, वो आ चुका है, वो वापस आ गया। स्नोमैन, रॉकमैन, इंकमैन गू इमॉर्टल के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। हेवेली कोर्ट ने अभी-अभी लांग या ब्लेसलैंड इन्वेड किया था। 4 रेसेस अलायंस के रूल के हिसाब से इन तीनों रेसेस को हेल्प करनी ही थी। जब लांग या लैंड स्पिट ने हेल्प मांगी, तीनों रेसेस अनविलिंग थे, रिग्रेट और बिटरनेस थी, लेकिन एग्रीमेंट तोड़ने का मतलब फ्यूचर सर्वाइवल खतरे में डालना था। ह्यूमैनिटी 5 रीजन का रूलर था और वेरिएंट ह्यूमन के पास अलाय बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि किसी ने नहीं सोचा था कि लांग या ब्लेसलैंड हेवेली कोड को अट्रैक्ट करेगा। हेवेली कोट नंबर 1 ह्यूमन फोर्स था, मिलियन ईयर्स ओल्ड वाला। 4 रेसेस अलायंस उनके सामने बहुत छोटी चीज़ थी। तभी फेंगयुआन ने थंडरबर्स्ट मोनार्क की रिप्स बोन ट्रेजर ऑयल हेवन में सेल कर दी, जिससे न्यूज़ वेरिएंट ह्यूमन गुई मॉडल तक भी पहुंच गई और भाई उनमें तो एकदम हरिकेन तूफान मच गया। उन्हें लगा कि हेवेली कोट के अगेंस्ट होप अभी भी बाकी है। लांग या ब्लेसलैंड के पास अब रैंक 8 लेवल की बैटल स्ट्रेंथ थी, यानी फेंगयुआन अगर रिक्वेस्ट मना करते तो अलायंस तोड़ने का बैकलेस मिलता और साथ में सामने तो फेंगयुआन था ही जो रैंक 8 फाइट कर सकता था। दिक्कत वाली बात थी, बैलेंस तुरंत ही चेंज हो गया था। स्नोमैन पहले सपोर्ट में आए, फिर इंकमैन और रॉकमैन सब लोग यहाँ पे आ चुके थे। लांग लैंड्सपिट हैप्पी था, वो कहता है फेंगयुआन को एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनाना बिल्कुल सही डिसीजन था। फेंगयुआन के रिटर्न का मैसेज मिलते ही लांग लैंड्सपिट ने सबको वेलकम के लिए बुला लिया। यहाँ पे लाइट गई, फेंगयुआन एकदम से अपीयर हुआ। सब लोग अलग-अलग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। फेंगयुआन अंदर ही अंदर सोच रहा था, सेम सीन जैसे प्रीवियस लाइफ में हुआ था। लांग लैंड्सपिट मुझे यूज़ कर रहा है बाकी एलाइज़ को सप्रेस करने के लिए। फेंगयुआन ने जो स्मॉल टॉक थी उसको अवॉइड करा, सिर्फ शूअर को एकदम एक बार उसकी तरफ नज़र मिलाई, क्योंकि शूअर से उसकी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, इसलिए। इस छोटी सी एक्शन से स्नोमैन गू इमॉर्टल थोड़े से एक्साइटेड हो गए, रॉकमैन और इंकमैन जेलस हो गए। थंडर गोस्ट मोनार्क वाली फाइट के बाद फेंगयुआन का स्टेटस स्काई रॉकेट हो चुका था, पर फेंगयुआन खुद क्लियर था। रीबर्थ के बाद वो सिर्फ पीक रैंक 7 था। हेवेली कोर्ट के सामने अभी तो कुछ नहीं था। प्रीवियस लाइफ में पीक रैंक 8 भी था। फिर भी क्या हुआ, और अब देखते हैं प्राइवेट मीटिंग में देखते हैं। लांग या लैंड्सपिट ने परसिवेबल दाव इमॉर्टल को वापस दिया और बताया हेवेली कोर्ट ने लांग या ब्लेसलैंड में डेंजरस दाव मार्क छोड़ दिए हैं। लैंडस्पिट वरीड था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फेंगयुआन जानता था कि ये स्टार कास्ट किलर मूव का हिस्सा है जो फेंग जुजे ने छोड़ा था। प्रीवियस लाइफ में सेकंड इन्वेजन के टाइम ये दाव मार्क स्पाइरल टनल बन गए थे, जिससे डायरेक्ट 4 रैंक 8 वाले गु इमॉर्टल वो भी 4 सीधा टेलीपोर्ट हो गए थे लांग या ब्लेसलैंड के अंदर। उस बैटल में फेंगयुआन को रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल मिला था। एम्परर यामा किलर मूव एक्सपोज हुआ था और स्वान
फेंगयुआन बुजिन आइडेंटिटी लीक हुई थी। लांग या सेट का अलाई लॉस हो गया था। यानी लांग या सेट को लॉन्गेविटी हेवन ने मर्ज कर लिया था और एंड में फेंगयुआन को भागना पड़ गया था। हेवली कोर्ट भी भाग गया था। लॉन्गेविटी हेवन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले गया था। फेंगयुआन ने एक्टिंग की। फेंगयुआन ने कहा, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर टेंशन मत लो, मैं पहले डिड्यूस करता हूँ, फिर प्लान बनाएंगे। लांग या लैंडस्पीड कहती है ऑल राइट। लैंडस्पीड को अजीब लगा। फेंगयुआन ने लॉन्ग हेयर ट्रू मीनिंग का एक वर्ड भी मेंशन नहीं किया था, पर वो खुद भी याद दिलाना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अभी विजडम गु लांग या वेस्टलैंड में ही था। फेंगयुआन विजडम गु के पास गया। 3 दिन और 3 रात टाइम पाथ क्लोन के साथ कंटिन्यूस रिडक्शन करता रहा। ये रीबर्थ थोड़ा-सा स्पेशल था। मतलब पहले वालों से तो डिफरेंट ही था। इस बार फेंगयुआन काफ़ी सालों पहले पास्ट में चला गया था। रीज़न क्लियर था। उसका टाइम पाथ क्लोन ऑलरेडी रैंक 7 था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी रैंक 7 बन चुकी थी और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा यहाँ पे एक सक्सेस मूव के साथ आई थी। यानी स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को मिक्स करके एक किलर मूव बनाया गया था जिसकी वजह से ऐसा हो पाया था। मेन बॉडी तो मर गई। टाइम पाथ क्लोन ने सेल्फ डिटोनेट किया और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, इसलिए स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को ज़्यादा फ्यूल मिल गया और रीबर्थ और ज़्यादा पीछे चली गई। फर्स्ट रीबर्थ में वो 500 साल पीछे गया था। रैंक 6 एक स्पेशल केस था। वो हेवेंसविल का काम था, इसलिए 500 साल पीछे जा पाया। भले फाउंडेशन नहीं थी, भले कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जा पाया क्योंकि हेवेंसविल साथ थी। फेंगयुआन ने आगे सोचते हुए कहा, रेड लोटस की ट्रू मीनिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी था जो स्पेसिफिक टाइम पे ले जा सकता था, पर सक्सेस गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को सक्सेस चूज़ किया। और फेंगयुआन ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को देखा। अब वो रैंक 6 थी, रैंक 7 नहीं। स्टेट भी वीक थी और ब्राउन लीव्स जैसी थी, जैसे रेस्ट चाहिए था। रेड लोटस की इनहेरिटेंस में ऐसे किलर मूव थे जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की रिकवरी फास्ट कर देते थे। ये गू सच में ओवरपावर्ड थे। अब फेंगयुआन मॉर्टल नहीं था, तो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा से प्राइमेसी मतलब फटने या टूटने का कोई डर नहीं था। अगर कुछ भी ना करे तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को फुल रिकवर हो जाएगी। यानी जब तक वो कन्वेंशन स्टार्ट होगा तब तक तो फुल रिकवर हो जाएगा और फिर दोबारा से स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का सक्सेस मूव यूज़ हो सकता था। पर फेंगयुआन को टेंशन थी। फेंगयुआन कहता है, हेवेली कोर्ट इतनी स्ट्रांग है, सिर्फ रीबर्थ करते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक उनको हराने का तरीका ना मिले। प्रीवियस लाइफ याद आई। हेवेली कोर्ट की फाउंडेशन वर्ल्ड शेकिंग थी। इमोर्टल ग्रेवयार्ड में कितने गो इमोर्टल हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। ड्यूक लॉन्ग के पास परस्यूडेड वनरेबल लेवल की पावर थी, यानी क्वासी रैंक रैन की। सिर्फ बो क्विंग उससे फाइट कर सकता था। फाइट खुद ड्यूक लॉन्ग के हाथ मतलब फेंगयुआन को याद था कि फाइट में खुद फेंगयुआन और ड्यूक लॉन्ग के हाथ मारा गया था। ड्यूक लॉन्ग अकेला ही उनकी फुल इन्वेजन को फेलियर बना चुका था। वनरेबल तो बिल्कुल इनविंसिबल होते हैं। टाइम और स्पेस के अक्रॉस उनके प्लान और सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उनके अरेंजमेंट्स मेथड ने फेंगयुआन का दिमाग एकदम घुमा दिया था क्योंकि फेंगयुआन ने इतने सारे अरेंजमेंट देखे थे वनरेबल के। ड्यूक लॉन्ग के अलावा फेरी जेवी, चेनी, ली हुआंग, क्विंगे और युआन क्वांगडू सब एलिट्स थे। सबसे स्कैरी बात, हेवेली कोड के लिए उनका सैक्रिफाइस माइंडसेट डेथ का फियर जीरो था। यानी सैक्रिफाइस के लिए रेडी हैं और डेथ का फियर उनके अंदर है नहीं। ये फैनेटिक लॉयल्टी फेंगयुआन को भी अनईज़ी करती थी। फेंगयुआन ने आगे सोचते हुए कहा, अगर इस लाइफ में मैं स्ट्रांग नहीं बना तो इनफाइनाइट रीबर्थ भी यूजलेस ही होगा। हर एक चांस का मुझे यूज़ ही करना होगा। प्लानिंग स्टार्ट हुई। रीबर्थ का फ़ायदा तभी मिलेगा जब स्किल प्लस बैलेंस हो। अगर छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा चेंजेस किए तो फ्यूचर नॉलेज तो बेकार ही हो जाएगी ना, क्योंकि जो भी चीज़ वो करेगा उससे फ्यूचर चेंज होगा। इसलिए उसे छोटे-छोटे चेंज नहीं करने, कुछ बड़ा ही चेंज करना है अगर करना है तो। और अगर बिल्कुल चेंजेस ना करें तो हवेली कोर्ट के लेवल तक कभी नहीं पहुँचेगा। परफेक्ट बैलेंस चाहिए था, यानी ज़्यादा छोटे चेंजेस मत करो, बड़े चेंजेस करो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि फेंगयुआन दोबारा से रिबॉर्न हुआ है। सीक्रेट जितना ज़्यादा टाइम सेफ रहेगा उतना बेनिफिट है। लगभग 16 घंटे प्लानिंग लगे और एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान बना। फिर फेंगयुआन ने लांग के लैंडस्पीड को बुलाया। फेंगयुआन कहता है, तुम्हारे पास कितने इमॉर्टल गो हैं, लिस्ट दिखाओ। मुझे लगता है रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग अब मेरे काम की नहीं। अगर सही इमॉर्टल गो मिले तो मैं वो चूज़ करूँगा। लांग के लैंडस्पीड शॉक और खुशी में एकदम आ गया। वो कहता है, ओके लिस्ट देता हूँ। रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग एक तरीके से सिम्बॉलिक वैल्यू बहुत बड़ा था, जैसे हेवेली कोड के लिए फेट गो। पहले डाउन माउंटेन लॉस की वजह से एग्रीमेंट के हिसाब से लांग के लैंडस्पीड को ये देना पड़ रहा था, पर वो बिल्कुल नहीं चाहता था। फेंगयुआन ने लिस्ट देखी, उसमें स्टील लाइफ इमॉर्टल गो भी था। फेंगयुआन सैटिस्फाइड हो गया। मतलब लांग लैंडस्पीड ने कुछ भी हाइड नहीं किया था। पास्ट में दोनों साइड ने अपने ट्रम्प कार्ड छुपा के एक्सचेंज किए थे। लांग या सेक्ट के पास बहुत एसेट थे जो कभी एक्सचेंज में नहीं दिए गए। प्रीवियस लाइफ में फेंगयुआन ने रिफाइनड पार्ट ट्रू मीनिंग ली थी और क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन गया था। वो डिसीजन तब सही था, पर अब रिबर्थ के बाद उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेंडमेंट पहले जैसा ही था। लो भाई, वो पहले से ही क्वासी सुप्रीम है। रीज़न क्या है? टाइम पाथ क्लोन और मेन बॉडी का अटेनमेंट लेवल शेयर्ड होता है।
देखो अटेंडमेंट कहीं नहीं जाता, अटेंडमेंट वैसा ही रहता है क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्ट रहता है। तो भाई फेंग युआन पहले से अब क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर है, यानी अब उसे बनने की ज़रूरत नहीं, भाई इतना पहले से ही क्वासी सुप्रीम है। उसके सारे पाथ अभी भी बहुत खतरनाक है, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, फॉर्मेशन पाथ में वो सब अभी भी है यार। इसीलिए रिफाइनमेंट पार्ट ट्रू मीनिंग अब यूज़लेस हो चुकी थी। इस लाइफ में फेंग युआन ने डिफरेंट चॉइस ली थी। फेंग युआन कहता है मैं स्टील लाइफ इमॉर्टल को लूँगा और साथ ही जितने भी टाइम पाथ इमॉर्टल को हैं सब दे दे। लांग लैंड्स पर थोड़ी देर में एकदम स्टंट हो गया कि अरे ये क्या बोल गया? फिर उसने कहा ठीक है भाई ले ले ओके। फेंग युआन ने स्टील लाइफ इमॉर्टल गू को ध्यान से देखा। ये एक बी जैसा था, अडल्ट फीस्ट साइज का था, बॉडी पे गोल्ड ब्लैक स्ट्राइप्स थे, ऊपर से थिन रेड लाइट जो मूव करते टाइम ब्राइट होती थी। सबसे डेंजरस चीज थी इसका स्ट्रिंगर, बहुत पतला शार्प और बॉडी से भी ज्यादा लंबा था। र्यूमर्स के मुताबिक स्टील लाइफ इमॉर्टल गू थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का फर्स्ट इमॉर्टल गू था। फेंग युआन सोचते हुए कहता है थीविंग हेवन डीमन वनरेबल मतलब जो था डीमन होते हुए भी माइल्ड नेचर का था, स्पेक्टर सोल जैसा ब्लड थ्रस्टी नहीं था। इसी नेचर की वजह से उसने थेफ्ट पाथ क्रिएट किया था। थीविंग हेवन एक अदरवर्ल्डली डीमन था, उसका सिर्फ एक गोल था अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना। वो किलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता था, सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करता और कल्टीवेशन करता रहा। उसका क्वेश्चन का आंसर बना ठप्तपात। रिबर्थ के बाद फेंगिवान का वनरेबल में इंटरेस्ट और डीप हो गया। प्रीवियस लाइफ की फेडगू वाली मेगा बैटल में जब भी कोई वनरेबल मूव करता पूरा बैटलफील्ड का सीन चेंज हो जाता। अचानक फेंगिवान को रियलाइजेशन हुई। फेंगिवान कहता है लिमिटलेस, स्टार कंस्टलेशन, प्रीमोडल ओरिजिन, जेनेसिस लोटस, जाइंट सन, रेड लोटस, पैराडाइज अर्थ, सब ने 5 रीजन क्योटिक वॉर में इंटरफेयर किया था। कुछ ना कुछ इन लोगों ने उंगली करी थी। पर थीविंग हेवन, रेकलेस सैवेज, स्पेक्टर सोल ने डायरेक्टली मूव नहीं किया। स्पेक्टर सोल तो कैप्टिविस्ट है, यानी मतलब वही है यार, पिंजड़े में है एक तरीके से। सिर्फ रेमेंड सोल बची हुई थी। शैडो सेट को लीड करना मेरी तरफ से उसका इनडायरेक्ट मूव था। स्पेक्टर सोल किलिंग इंटेंट में सबसे एक्सट्रीम था। डेथ के बाद भी हर पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया था। अटेंडमेंट के बेस में वो हिस्ट्री का नंबर 1 था। फिर भी बिना इमॉर्टल एसेंस और गू के सिर्फ रेमेंड सोल के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सवाल ये था क्या थीविंग हेवन और रेकलेस सेवेज ने भी 5 रीजन क्योटिक वॉर को प्रिडिक्ट किया था, या उंगली करी थी, या कोई अरेंजमेंट छोड़ा था, या कुछ करा था या नहीं करा था? प्रीमोडल ओरिजिन और लिमिटलेस ने अरेंजमेंट छोड़ी थी। ये दोनों भी रैंक 9 के वनरेबल थे। कैसे हो सकता है कि उन्होंने डिड्यूस ना किया हो? यानी कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। अगर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, यानी जो थीविंग हेवन या रेकलेस सेवेज ने कुछ ना कुछ सोचा, ये प्रेडिक्ट किया था, तो कुछ तो छोड़ा होगा। तो क्या उन्होंने भी कोई सीक्रेट अरेंजमेंट छोड़ी थी? हो सकता है थीविंग हेवन सिर्फ होम रिटर्न पे फोकस हो, पर रेकलेस सेवेज ने तो हेवेली कोर्ट पे अटैक भी किया था यार। उसने तो पक्का कुछ अरेंजमेंट्स छोड़ी होंगी ना। प्रीवियस लाइफ में एक्सपोज ही नहीं हुई, पर इस लाइफ में अगर मैं रेकलेस सेवेज की अरेंजमेंट ढूँढ लूँ, तो यूज़ कर लूँ तो क्या होगा? ये सोचकर फेंगिवान की आँखें चमक उठी। हेवेली कोड जैसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट रैंक 9 मतलब रैंक 9 बने बिना दूसरों की पावर बोरो करनी ही पड़ेगी। तब यहाँ पे लांग लैंडस्पीड कहता है फेंगिवान अब तुम्हारे पास रैंक 8 स्टील लाइफ इमॉर्टल गू है। इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल 5 रैंक 8 इमॉर्टल गू हो चुके हैं। रैंक 7 कल्टीवेशन होते हुए भी 5 रैंक 8 इमॉर्टल गू हिस्ट्री में भी बहुत रेयर था। लांग लैंडस्पीड इमोशनल हो गया। स्टील लाइफ के साथ फेंगिवान के पास एटीट्यूड, विजडम स्वॉर्ड, ईयर फ्लो लाइक अ वाटर, सोल बीस्ट टोकन, टोटल 5 यहाँ पे रैंक 8 वाले इमॉर्टल गू थे। विजडम गू काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो रैंक 9 था। फेंगिमन बस स्लाइटली स्माइल किया। उसने सोचा अगर फ्यूचर के मतलब ना अगर फ्यूचर के और रैंक 8 गू बता दिए तो शायद ना ये बंदा जो है डर के पागल हो जाए, तो शायद खत्म ही हो जाए, लैंड स्प्लिट खत्म ही हो जाएगा। अगर उसने सुन लिया कि फेंगिवान प्रीवियस लाइफ में रैंक 8 बन चुका, तो उसके पास कितने खतरनाक इमॉर्टल गू आ चुके थे और फेंगिवान ने क्या-क्या कांड करे थे। फिर फेंगिवान सीरियस हो गया। उसने बोला स्टील लाइफ इमॉर्टल गू का एक बिग फ्लॉ भी है। थिविंग हेवन ने इसे इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये गू मास डिस्ट्रक्शन करे। इसलिए सिर्फ 3 यूज़ अलाउड थे। प्रीवियस लाइफ में लांग डिफेंस में बैटल में थंडर घोस्ट मोनार को मारने में ये चांस यूज़ हो गया था। फिर चेनी ने कर्मा डिवाइन ट्री से इस गू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एक और फ्लॉ था, स्टील लाइफ इमॉर्टल गू एनिमी अलाई डिफरेंशिएट नहीं करता है। एनिमी को टारगेट करते हुए यूजर खुद भी डेंजर में आ जाता है। इसलिए फेंगियो ने डिसाइड किया कि मुझे किलर मूव रिड्यूस करने होंगे ताकि ये फ्लॉ को ना रिमूव कर दिया जा सके। यानी इस गू को एज अ बेस बना के किलर मूव बनाना होगा, और अगर पॉसिबल हो तो 3 यूसेस की जो लिमिट है उसे हटानी पड़ेगी जिससे ज़्यादा बार यूज़ हो सके। ये सारे थॉट फेंगिवान के दिमाग में बहुत फास्ट चल रहे थे। फेंगयुआन जानता था कि स्टील लाइफ इमॉर्टल गो की 3 यूज़ लिमिट है, खुद थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने सेट की थी।
सो इस लिमिट को तोड़ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। फेंग युआन ने कैजुअली पूछा। फेंग युआन कहता, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, ये स्टील लाइफ इमॉर्टल को सिर्फ 3 बार ही यूज़ हो सकता है ना? ऐसा क्यों? लांग लैंड्स पे शॉक भी हो गया। ये लिमिट तो डीमन वल्नरेबल के मेथड थी, तो बाहर से कोई क्लू तो दिखा ही नहीं, तो पता कैसे चला? इवन प्रीवियस लैंड स्पीड भी रिफाइनमेंट पाथ से इस लिमिट को सेंस ही नहीं कर पाया था। तो लांग या लैंड्स पे शॉक होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता लग गया कि इसके अंदर 3 ही लिमिट हैं? ये बोलते हुए उसे रियलाइज़ हुआ कि ये बात कन्फर्म हो चुकी है। ऑकवर्ड होते हुए उसने बोला, मैं हाइड नहीं कर रहा, बताने ही वाला था। लैंड स्पीड झूठ नहीं बोलते और प्लानिंग और टाइमिंग लेकिन कर सकते, झूठ नहीं बोलेंगे। फेंग युआन लिटिल स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ ये इमॉर्टल को काफ़ी नहीं है, स्टिल लाइफ भी इनकम्प्लीट स्टेट में है, तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होंगी। लैंड स्पीड इरिटेट हो गया, वो कहता है बताओ और क्या चाहिए? फेंग युआन कहता है मेरा एक सजेशन है। उसने प्लान बताया, 3 वेरिएंट रेसेस के साथ कोलैबोरेट करो और बहुत ज़्यादा डीप कोलैबोरेट करो। लांग या सेट के रिसोर्स यूज़ करके उनसे टाइम पाथ इमॉर्टल को एक्सचेंज करो। लैंड स्पीड सरप्राइज़ हो गया, वो कहता है अभी भी टाइम पाथ इमॉर्टल को चाहिए, टाइम पाथ डेवलप करना चाहते हो क्या? फेंग युआन ने मतलब हाँ में हाँ मिलाया और कहा, रीज़न दिया, अभी शियाचा नहीं मरा। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर टाइम पाथ गो मिसिंग है। एज गो, ताइक्यू ज़ोंग अभी नहीं मिला। टाइम कटिंग एज यूज़ नहीं हो सकता। ये सब रैंक 8 वाले टाइम के गो थे, याद होगा तुम्हें। लेकिन अब ये थोड़ी ना है। ये रीज़न था, ये लैंड स्पीड को थोड़ी ना बताएगा, ये तो हमें बताएगा ना, इसलिए तो इसने हमें बताया। फेंग युआन टाइम पाथ गो मैनुअली हाई फैन ट्रू इनहेरिटेंस और ग्रेसफुल क्योटिक डो स्टेज लेफ्ट ओवर जो बचे हुए गो थे उनका यूज करा था। टाइम पाथ अटेंडमेंट भी क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था अभी भी फेंग युआन के पास। रेड लोटस टू इनहेरिटेंस रिवर ऑफ टाइम में थी, वहां जाने के लिए स्ट्रॉन्ग टाइम पाथ बैटल पावर चाहिए थी। लैंग लैंडस्पिट ने कहा, मैं बाकी रेसेस से बात करूंगा, पहले हेवली कोड का इशू है, दावमार्क हटा के जल्दी से रिलोकेट करना होगा। फेंग युआन रिलैक्स था और शांत था और कहा, अरे रिलैक्स होता, टाइम पाथ गो अभी हेवली कोड के लिए ही मतलब हेवली कोड के लिए ही चाहिए, दावमार्क हैंडल करने के प्लान है, फॉर्मेशन भी मॉडिफाई करूंगा। लैंडस्पीड कहता है अच्छा। उसने फेंग युआन के शोल्डर पे हाथ रखा और चला गया। शॉर्ट टाइम में डील कंप्लीट हो गई। फेंग युआन को टाइम पाथ इमॉर्टल को मिल गए। टोटल 5 मिले थे टाइम पाथ वाले। रैंक 7 टाइम कंसीलमेंट और टाइम निडल, और रैंक 6 यस्टरडे 10 डेज और एक तरीके से सक्सेसिव ईयर्स। सबसे यूजफुल था टाइम कंसीलमेंट इमॉर्टल गो, सेल्फ को हाइड कर सकता था, और टाइम निडल ऑफेंसिव गो था। बाकी 3 एवरेज लेवल के थे। एक दिन बाद लार्ज अमाउंट में रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल और मल्टी कलर्ड वॉर्टेक्स बन गए। विजडम को खुद सेम डाइव कर गया उसके अंदर, और फेंग युआन ने वॉर्टेक्स को अपने सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। ये वही मेथड था जिसके कारण विजडम को उसके प्राइमेसी में आ सकता था। ये सेम ट्रिक प्रीवियस लाइफ में भी यूज हुई थी। इस बार फेंग युआन ने एक्टिंग की जैसे पहली बार मतलब कर रहा हो। लैंड स्पीड भी सरप्राइज हुआ, प्रेज भी करा उसको कि अरे बहुत बढ़िया फेंग युआन। रीबर्थ का सीक्रेट ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स से हाइड करना था। लैंड स्पीड प्रेज मिल रही थी और दिल से डिसअपॉइंट भी नहीं था। लैंड स्पीड कहता है, मेरा दिल खाली सा हो गया है। उसने विजडम गो के लिए बहुत लाइफ स्पैन को खर्च करे थे, पर हेवली कोड के थ्रेड के सामने उसे मानना ही पड़ा कि चलो फेंग युआन ले जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विजडम को उनके हाथ नहीं जाने दे सकते थे। फेंग युआन ने एक इमॉर्टल गो रेसिपी दी, मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गो। फेंग युआन कहता है इससे मेरी बैटल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी, हेवली कोड के अगेंस्ट काम आएगी। वो निकलते हुए कहता है प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मैं 8 इमॉर्टल मटेरियल लेने जा रहा हूँ। लैंड स्पीड कहता है फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी थी ना, वो कब करोगे? तुम तो मटेरियल लेने जाने लग गए। तो फेंग युआन ने हाथ को वेव करा और कहा, अरे डोंट वरी यार, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी आता हूँ। लैंड स्पीड तो स्पीचलेस हो गया, कुछ बोला ही नहीं उसने फेंग युआन के आगे। उसे लगा था अभी फॉर्मेशन को मॉडिफाई करेगा, दावमार्क हटाएगा तो हम सेफ हो जाएंगे, लेकिन पता चला कि भाई ये तो इमॉर्टल मटेरियल लेने चला गया। अब क्या ही बोले। एपिसोड करते खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।